वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। आप इस उम्मीद के साथ कि खैरियत से हैं, दिन का आगाज कर चुके हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे। बेस्ट विशेस फॉर अ ब्रांड न्यू डे। इट्स ट्यूसडे, सेकंड डे ऑफ द वीक। हमारे लिए थोड़ा सा, कम से कम मेरे लिए तो भारी होता है, मंडे से ज्यादा। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फील। कल में बहुत से लोगों को लगता है कि मंडे इज काइंड ऑफ हैवी डे, लेकिन मंडे नहीं होता है, बिकॉज मंडे को तो आप छुट्टी करके आते हैं, ताज़ा दम होते हैं, मुझे लगता है एनर्जीज बहाल होती हैं। लेकिन ट्यूसडे से आपको यकीन हो जाता है कि आपका हफ्ता न सिर्फ शुरू हो चुका है बल्कि आगे चलने वाला है। और अभी कम से कम 3 दिन तो चलने वाला है। 3 दिन बाकी है, तो हमारे भी 3 दिन बाकी है। लेकिन उम्मीद करते हैं आपका हफ्ता ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का नहीं होता होगा। वैसे इज राइट कि ट्यूसडे को वो चढ़ाई शुरू होती है और फिर वो उतरना शुरू होती है बाद में। सो लेट्स होप कि जी वेदर ने आपको ज्यादा तंग नहीं किया। हमें तो मौसम ने बहुत तंग किया। अल्लाह, बहुत गर्मी है भाई। कल बहुत ही गर्मी थी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि आप बाहर जा रहे हैं और कहाँ से ये जो गर्म हवा है आपके मुंह पे पड़ी है। लेकिन स्टिल जी अभी भी गर्मी के चांसेस है और बहुत 2-4 दिनों से जो प्रेडिक्शन आ रही थी बारिश की, लेकिन आज ऑफिशियल प्रेडिक्शन है बारिश के हवाले जी। बिल्कुल प्रेडिक्शन मौजूद है, हमने इस पे बात भी की थी। अभी भी लग रहा है कि हम जैकबाबाद से लाइव हैं, लेकिन कल भारत सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो जैकबाबाद में पड़ी। 47 डिग्री सेंटीग्रेड लास्ट रिकॉर्ड किया गया, जबकि दादू एक और सिंध का जो इलाका है यहाँ पे 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा। मुल्क के दीगर शहरों की अगर बात की जाए तो इसमें लाहौर माशाअल्लाह 43 डिग्री सेंटीग्रेड। ओहो, यानी कि जैकबाबाद 45, 47 and then Lahore is 43. And लाहौर में feels like it was 45 था, जो आपका फोन आपको बताता है कि एक जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है और उसके बाद feels like में आपको फोन को ज्यादा गर्मी लग रही थी। हाँ, मतलब 45 ही था। हम भी जैकबाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर 41, क्वेटा, कराची 35, 35 एंड यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात आज वैसे ये भी कह रहे हैं कि जो शुमाल मशरक़ी और वस्ती बलूचिस्तान है, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा है, बालाई सिंध है, पंजाब है, पोठवार का पूरा खित्ता है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे आंधी भी चलेगी, गरज चमक भी होगी और बारिश भी होगी। यहाँ पे तो वैसी होती रहती है, इधर होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। सुबह से बहुत शदीद किस्म का हब्स है और उस हब्स की वजह से ना घबराहट हो रही है। अल्लाह मियाँ प्लीज़ आज बारिश कर दें तो बहुत अच्छा होगा और ये बारिश रहमत की बारिश हो हम सबके लिए। ये ज़रूर दुआ किया करें जब भी आप बारिश के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किलात हो जाती है। सो लेट्स होप कि आज वेदर में थोड़ी चेंजेस आएंगी और मौसम कदरे बेहतर अल्लाह करे। और दूसरी जानिब जो बदलते मौसमी हालात की हम बात करें तो सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके हैं। आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ। खमीस है, मशीत है, उसैर है, यहाँ पे तूफ़ानी यालाबारी का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। लुक एट द विजुअल्स। ये जो 3 शहर है यहाँ पे शदीद यालाबारी हुई है, इसके बायस सड़कें बंद हो गई और गाड़ियाँ फंस गई हैं। ऐसा लग रहा है कि इलाके में ओले नहीं पड़े बल्कि शदीद बर्फबारी हुई है। इट ऑल लुक्स एक जैसे ना सफ़ेद रंग की चादर तान ली है इस पूरे इलाके ने। अल असुदा जो पहाड़ है वहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ बारिश और यालाबारी से मौसम ठंडा हुआ, जबकि खमीस मशीद की दीगर जो जगह हैं और जो शहरी हैं यहाँ के, वो इस खौफनाक यालाबारी से बहुत हैरान भी हैं और थोड़े परेशान भी हैं कि ये क्या हुआ है। ये परेशानी वाली बात भी है। और घूम फिर के बाद फिर वहीं पे आती है क्लाइमेट चेंज, और ये क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है ये ना सिर्फ पाकिस्तान पे है, दुनिया भर में आ रहा है। इट्स अ रियली सीरियस थिंग जिस पे हम सबको सोचने की ज़रूरत है और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पे इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है। और अभी से अगर इकदामात नहीं होंगे तो ये सिचुएशन इससे वर्स्ट होगी। इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अरब ममालिक में जहाँ हम बात करें वहाँ बारिश के बहुत मुश्किल से होती थी, अब ये यालाबारी और इस कदर शदीद होना, इट्स अलार्मिंग एट द एंड। बिल्कुल। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो भी चेंज हो रहा है, या चेंज कहना चाहिए, चैलेंजेस का शिकार कहना चाहिए, जमूद का शिकार कहना चाहिए, वट एवर यू कॉल इट। अच्छी सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान में भी इस वक्त पॉलिटिकली। बहुत सारे सियासी रहनुमा बड़ी सियासी जमात के जेल में है, थानों में है, मुकदमात में है। दूसरी सियासी जमात के बहुत सारे रहनुमा केओस में हैं, चूँकि उनको पता नहीं चल रहा कि वो हुकूमत में रहते हुए इकॉनमी को कैसे बेहतर करें। सो इस वक्त ऐसा लगता है कि एक बंद गली में हम सभी पहुँच चुके हैं। इमरान खान साहब की भी आज पेशी है। सारे वाक़यात पे बात करते हैं आज की बड़ी खबर में। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इमरान खान साहब के खिलाफ भी घेरा तंग हो रहा है और आज वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, जैसे इमरान ने भी आपको बताया। मुख्तलिफ अदालतों में पेश होंगे, नैब रावलपिंडी में भी जाएंगे। वो अपनी गिरफ्तारी के खदशात जाहिर कर रहे हैं और कहते हैं कि 23 मई को इस्लामाबाद में
उनकी गिरफ्तारी का जो कह लें 80% इम्कानात हैं। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस 10,000 से जायद शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मगर तहरीक इंसाफ ने सिविलियन अफराद के जो फौजी अदालतें हैं उसमें ट्रायल को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई में तोड़ फोड़ इंटरनली पार्टी के अंदर भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर कई इलेक्टेबल्स जो पहले कतार दर कतार पीटीआई के टिकट्स लेने के लिए नज़र आते थे, उनके जाने का सिलसिला अरूज पे है। आज चौधरी वजाहत हुसैन साहब ने भी परवेज़ इलाही, इनफैक्ट ये कल की खबर है, परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है और आज उनका दूसरा दिन है। काफ लीग में वापसी का ऐलान किया है। पीटीआई मगरबी पंजाब के सदर फैज़ुल्लाह कमोका ने भी पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली, जबकि साबिक एमपीए पीर सईदुल हसन शाह ने भी तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली। दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स का मामला है, दिस इज़ क्वाइट सेंसिटिव, जिस पर बहुत बात हो रही है। जुडिशल कमीशन ने इस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जो ऑडियो लीक्स की कार्रवाई है इसको मज़ीद खुले अंदाज में चलाने का, खुले अदालत में चलाने का अंदिया दिया है। साकिब निसार साहब समेत मुबीना ऑडियोज़ में शामिल तमाम अफराद को बतौर गवाह तलब किया जाएगा। कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइजी ईसा हैं और उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि कमीशन किसी भी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है और न ही करेगा। इमरान खान ने जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। आई वंडर, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। आज दूसरी जानिब पंजाब इलेक्शन के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में आम समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है आम केस की समाअत भी करेगा, मगर निगरान पंजाब हुकूमत ने सूबे में फौरी इलेक्शन कराने की मुखालफत करते हुए अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। वफाकी हुकूमत ने भी जी पंजाब इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया है, जिसमें 14 मई को इंतखाबात के जो फैसले उस पर नजरसानी की इस्तदा की गई है। देखते हैं जी, आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, इमरान खान साहब की भी पेशी है और मामला भी है। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद। इम्तियाज गुल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से हैं और हमने तो नवीद सुना दी आपके शहर का मौसम अच्छा होने लगा है। थोड़ी गर्मी कम हो, शायद जो मिजाज है उसमें भी कुछ ठंडक आ जाए, हमारी दुआ है। इमरान खान साहब इज ऑन हिज वे एंड बिफोर लीविंग ही सेड मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। आज रात को मैंने उनकी पॉडकास्ट वो जो थी ट्विटर स्पेस उसमें भी मैं था एंड आई वाज लिसनिंग हिम। काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग उनको सुन रहे थे, उसमें भी उन्होंने कुछ इम्कानात जाहिर किए। आज का दिन कैसा है आपके ख्याल में पॉलिटिकली पाकिस्तान के लिए? यहाँ तो जी हर दिन ही एक नई सनसनी लेके आता है और आज इमरान खान जब पहुंचेंगे यहाँ पे इस्लामाबाद तो फिर देखेंगे किस हद तक सनसनी फैलती है, 9 मई वाली है या एंटी क्लाइमेक्स होता है। क्योंकि एक बात अब तक बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि हमारा जितने इस निज़ाम के बड़े शराकतदार हैं उन्होंने एक तहैया ये कर रखा है कि इमरान खान को शैकल करना है, यानी उनके इर्द गिर्द घेरा इस अंदाज में तंग करना है कि हो सकता है वो नाअहल करार दे दिया जाए किसी मौके पे या उनको जेल में डाल दिया जाए। ये एक ऐसा है कि जो दीवार पे लिखा हुआ है, अगर दीवार पे लिखा हुआ सिर्फ एक ही सूरत में बदल सकता है, वो ये है कि जी बैरूनी ममालिक जो हैं इस हद तक जोर डालें। वैसे आपको मालूम होगा कि कुछ 66 अमरीकी कांग्रेसमैन ने इस हवाले से एक ख़त भी लिखा है अपने वज़ीर ख़ारजा को, फिर 15-16 कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट है उन्होंने ख़त लिख दिया है पाकिस्तान की हुकूमत को और अपनी हुकूमत को। तो इसमें अब देखना ये है कि आया इस वजह से इमरान खान के हवाले से जो प्रोग्राम बना हुआ है, जो प्लॉट कह लें या प्रोग्राम कह लें, उसमें कोई तब्दीली आती है कि, लेकिन एज ऑफ नाउ ये बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई मुसलसल दबाव में है और जितने मौसमी परिंदे थे जो वक्ती तौर पे आके शामिल हो गए थे हवा का रुख देखे, वो सारे जा रहे हैं। और उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा है कि ये जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स थे ये एक एक करके जा रहे हैं, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है। ये जो लोगों की रिवायती वाबस्तगी किसी एक शख्सियत या घराने के साथ होती थी वो अब नहीं रही है। लोग अब ये देखते हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया। जो बहुत बड़ी तब्दीली मैं समझता हूँ वो ये आई है गुज़िश्ता 2-3-4 साल में कि लोगों ने अब ये सोचना शुरू किया कि इसमें सिर्फ मेरी ज़ात नहीं है, बल्कि ये कि जो हमारे हुक्मरान
घराने रहे हैं यहाँ पे, जो भी हुक्मरान थे अशराफिया हमारी, वो किस हद तक पाकिस्तान की हालत को बदलने में कामयाब या नाकाम रही है। तो अब पैमाना जो है वो पाकिस्तान है। तो फिर पाकिस्तान को हम देखते हैं तो उस हवाले से कोई मुस्बत खबर तो नहीं है। और ये भी बहुत वाज़ेह है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान जो वाक़यात हुए हैं वो एक बहुत बड़ी, उसकी हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। इक़्तिसादी लिहाज से हमारी जो मईशत ख़राब हुई है वो उस सियासी तब्दीली का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमने अदम एतमाद के वोट की सूरत में देखी थी। उस वक्त इन लोगों ने जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, ये नहीं सोचा कि जब 2 साल भी अगर ये हुकूमत कर लें तो इनके पास बेचने को बहुत कुछ नहीं होगा, हालात बहुत ख़राब हो चुके होंगे। तो इससे वो जाहिर होता है पाकिस्तान को जो क्राइसिस है ना, वो एक कोता अंदेशी का, एक तो है कि आप खुद गर्ज अशराफिया है, दूसरा कोता अंदेश हैं। यानी आप खुद गर्ज भले भी हों, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी विजन हो, थोड़ी आपकी दूर की नज़र हो, तो फिर आप इस किस्म के काम नहीं करते जिस अंदाज में इन्होंने हुकूमत गुज़श्ता साल संभाली थी। अच्छा इम्तियाज़ुल साहब, इससे पहले कि हम ये ऑडियो लीक्स के मामले पे आएँ, ये जो 9 मई के वाक़यात हुए, इस पे तहरीक इंसाफ ने रिजर्वेशंस दी हैं कि जो सिविलियन लोग हैं उनका फ़ौजी अदालतों में केसेस को परसू करना ये नहीं है, और इसको वो उन्होंने इस हवाले से चैलेंज भी किया है। सो हाउ डू यू सी के वाकई फ़ौजी अदालतों में आम आवाम का जो भी वाक़यात में मुलव्वस थे शरपसंद, उनका आम अदालतों की बजाय फ़ौजी अदालतों में या आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होना, इज़ इट राइट? हाउ डू यू सी? देखिए, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया हुआ है, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, हम तो सिर्फ लिखने लिखाने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने 2 या 3 केसेस में कह चुकी है कि सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाना गैर कानूनी है। वो सुप्रीम को मुझे अब याद नहीं रहा कौन सा फैसला था, लेकिन एतजाज़ एहसन साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये बात बताई थी कि सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, नहीं चलाया जा सकता। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सिर्फ आला तरीन ओहदेदारों पे और मुसल्लह अफवाज के अफराद के लिए मुख्तस है। तो उसमें बदकिस्मती है कि ख़ुद हमारे सियासी रहनुमा इसका इंस्ट्रूमेंट बने रहे हैं। जब APS का वाक़या हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का 2014 दिसंबर में, तो उस वक्त ये हमारी मुस्लिम लीग, ये हमारी मरियम सफदर साहिबा, ये बड़े ज़ोर शोर के साथ खुसूसी फ़ौजी अदालतों के क़याम के लिए एडवोकेसी कर रहे थे। ख़ुद मुझे भी इन्होंने कहा था कि आपका क्या ख्याल है, तो मैंने कहा था कि सिविलियन के तौर पे मैं कभी भी फ़ौजी अदालतों की हिमायत नहीं करूँगा। तो मैंने इस लिहाज से उनको बड़ा मायूस किया था, क्योंकि ये मुख्तलिफ लोगों को बुला बुला के मीटिंग्स कर रहे थे कि हाँ जी आपका क्या ख्याल है। तो ये बुनियादी तौर पे हमारी अब उसी सियासी क़यादत का काम है कि इंश्योर करे कि आप इन लोगों का आइडेंटिफिकेशन होगी, निशानदेही होगी और उनके साथ फेयर ट्रायल होगा। आप अपनी अदालतों में करें, अदालतों पे उनका निज़ाम बेहतर करें, उसमें अपनी मुदाखलत कम करें ताकि उन पे एतमाद बेहतर हो और उनकी प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी में। ठीक है, और जो बड़ा एक लॉन्ग अवेटेड एक हमारा है, एक अलमिया ही मैं कह सकता हूँ इसको, कि कई हज़ार केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, वो उन पे फैसला नहीं हो रहा, प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। अच्छा गुल साहब, व्हाट इफ इमरान खान गेट्स अरेस्टेड टुडे? आज जैसे कि उन्होंने कहा है कि देयर इज़ 80% का चांस है कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर आज इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं, व्हाट नेक्स्ट देन फॉर PTI? उसमें देखिए, PTI इस वक्त गहरे पानी में फ्लोट कर रही है, और उस गहरे पानी में फ्लोट करने की, स्विमिंग करने की भी स्विमर्स की एक हद तक की सलाहियत होती है, उसमें फिर डूब जाते हैं अगर कोई रेस्क्यू नहीं होता है। तो इमरान खान इस वक्त मुश्किल में है, गिरफ्तार हो भी जाए, इससे पहले और भी लीडर गिरफ्तार होते रहे हैं, ये कोई अनहोनी बात तो नहीं होगी। मुझे एक दफ़ा इफ्तिखार गिलानी साहब थे, साबिक वज़ीर कानून भी थे पीपल्स पार्टी के, बाद में मुस्लिम लीग में भी शामिल हो गए थे, लेकिन एक उन्होंने अच्छी बात ये कही थी कि मैंने इस पे अफसोस का इजहार किया, बड़ी शुरू की बात है मिड 90s की, कि आसिफ अली जरदारी को फिर उन्होंने जेल में डाल दिया है। तो उन्होंने कहा कि वो तो नौकरी कर रहे हैं, मतलब जेल जाना सियासत का एक हिस्सा, चूंकि इनका कारोबार सियासत है, तो साथ में उन्होंने कहा कि जेल जाना जो है वो भी उस कारोबार का एक हिस्सा है, लिहाजा इस पे आप ज़्यादा अफसोस ना करें। तो इमरान खान भी अगर जेल चले जाते हैं, अब सबको मालूम है इन केसों की, जितने भी केसेस बनाए गए हैं, कि
तकरीबन सभी केस जाली हैं, मोटिवेटेड हैं, और इसमें किसी भी दुनिया की किसी भी अदालत में इसको ले जाएं, ये इस स्क्रूटनी पास ही नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक अब भी केस नहीं पास कर सके। गुल साहब, बिल्कुल वी नो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का पहलू जरूर मौजूद है। हम अगर ये ना कहें या ये ना कहें तो ये बड़ी ज्यादती होगी, लेकिन दूसरी जानिब द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इमरान खान साहब हैज डन में भी आप जो बात कर रहे थे, परवेज इलाही साहब का विजुअल चल रहा था और मैं उनका चेहरा देख रहा था, बड़ा ही उतरा हुआ। कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनका तुती बोलता था पंजाब में, बार बार कहते थे असम्बलियाँ ना तोड़ो, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल हुई, इमरान खान ने ऐसा लगता है कि पै दर पै एग्रेसिव कम रॉन्ग डिसीजंस लिए अपनी पॉलिटिक्स को लेकर। और कल जब वो एक निजी इदारे को इंटरव्यू दे रहे थे डिजिटल प्लेटफॉर्म को, और उसमें उन्होंने अपनी बात ये कह के ख़त्म की कि इट सीम्स देयर इज़ नो वन टू टॉक टू व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आई मीन ऐसा लगता है कि सभी चैनल्स आपने पॉलिटिकली बंद किए कि मैं इनके साथ बैठना नहीं चाहता, आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बंद किए, लोगों को नेम करके इल्ज़ाम लगाए लोगों के ऊपर। देयर कुड बी सेवरल अदर वेज टू टैकल द सिचुएशन, डोंट यू थिंक? जिस तरह इमरान खान ने किया, शायद इसमें हमारे लिए बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट लर्निंग्स भी हैं हमारे लिए। बहुत ज़्यादा सबक है उसमें। उन्होंने एक फास्ट बॉलर के तौर पे तमाम मामलात को हैंडल करने की कोशिश की, और फास्ट बॉलर के पास तो एक ही फ़न होता है कि तेज़ रफ्तारी से बॉलिंग करवाए, बाउंसर और फुल टॉस से फेंके। लेकिन ये सियासत है, सियासत में उन्होंने गलत फैसले किए। अब और वैसे भी जो एग्रेशन है, यानी जिसको कहते हैं जारहाना रवैया, वो उसके अक्सर नताइज गलत ही होते हैं। ये कोई खेल तो नहीं है, मतलब हॉकी नहीं है या क्रिकेट नहीं है, तो सियासत में जारहाना रवैया नुकसान का बायस बनता है, और यही नुकसान इमरान खान को हुआ। क्योंकि जब आपने अगर किसी के साथ बात ही नहीं करनी, तो भाई आपने अपने ककून में, अपने खला में, तो आपने इस कारोबार को नहीं चलाना, अपनी सियासत को आगे नहीं बढ़ाना। आपको पार्टनर्स चाहिए होते हैं, आपको इत्तेहादी चाहिए होते हैं, और आपने मुआशरे के हर फर्द को, हर जो अहम स्टेक होल्डर है, उसको आप नाराज करके आप ये समझें कि आप कामयाब हो जाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ बड़ा बेवकूफ़ी थी। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, एक जो ऑडियो लीक्स का मामला है, इस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए और अब हो भी रही है, और ये जो ऑडियो लीक्स कमीशन है, इसकी कार्रवाई पब्लिक करने का भी ऐलान किया गया। ये आज हमारे रोज़नामा एक्सप्रेस की हेडलाइन भी है। ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, आपको लगता है कि इस पे मज़ीद फोकस होना चाहिए? अब जो कमीशन तो बना है, लेकिन इसकी जो कार्रवाई है, इसको पब्लिक करना और ट्रांसपेरेंसी से करना, क्योंकि ये आए रोज़ एक नई ऑडियो लीक कर आना, उसके बाद फिर उसके ऊपर इतना तबसरे, इतने तज्जिए, इतनी जो कह लें केसेस, ये सारे मामलात कुछ अच्छी ट्रेंड नहीं है किसी की पर्सनल गुफ्तगू को ऑनर करना या उसको लीक किया जाना। देखिए, जस्टिस काजी फैजिया साहब काबिल एहतराम हैं, लेकिन उन्हें जिस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया है, उस कमीशन के जो बुनियादी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, उसमें ये चीज़ कतन शामिल नहीं है कि ये टेप्स कौन करता है, ये रिकॉर्डिंग्स कौन करता है और क्यों करता है। अच्छा, इन्होंने फिर एक और, आपको मालूम है कि जब काजी फैजिया साहब के खिलाफ तहकीकात हो रही थी उनके लंदन में असासों के हवाले से, तो उन्होंने मनी ट्रेल अभी तक नहीं दी, और उसमें उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि ये काम नहीं हो सकता, और उसका सहारा काजी फैजिया साहब ने लिया था टेक्निकलिटी का। उनका बुनियादी एतराज़ ये था कि एसेट रिकवरी यूनिट ने मेरे जो असासों की तफसीलात हैं, वो गैर कानूनी ज़राए से हासिल की हैं। ये उस तरफ गए नहीं कि ये मेरे हैं या नहीं, उन्होंने कहा ये मालूमात गैर कानूनी ज़राए से हासिल की, तो वो टेक्निकलिटी के पीछे छुप गए थे। अब यहाँ भी एक और जो ट्रेल है नवाज शरीफ साहब की, उसका भी आपको मालूम है ना कि कोई अभी तक ट्रेल नहीं मिल सकी है, जो लंदन के असासी को पैसे कहाँ गए थे। तो इन दोनों में ये कदर मुश्तरक है कि दोनों की मनी ट्रेल की हमारे पास नहीं है, और ये टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप जाते हैं कि जी गैर कानूनी तरीके से। अब सबसे बड़ा सवाल काजी फैजिया को यही सामने आएगा कि ये रिकॉर्डिंग्स करता कौन है, क्यों करता है, और इन्होंने अपने लिए एक और, अपने सर में ताज में एक और हीरा लगाया है कि इमरान खान और अमेरिकी सेनेटर की गुफ्तगू को भी लीक कर दिया है, जो कि इतना बड़ा जुर्म है। ये भी अमेरिकी कांग्रेस में, सेनेट में भी ये बात आएगी कि ये कैसा मुल्क है जिसकी एजेंसी अपने एक साबिक वज़ीर आज़म और गैर मुल्की सेनेटर की गुफ्तगू को टेप करके उन्होंने पब्लिक कर दिया है। तो बहुत बड़ा जुर्म है,
और इस कमीशन के ऊपर इस जुर्म का साया जो है मंडलाता रहेगा जब तक इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो उस पर असर नज़रसानी ना की जाए और उसमें ये बात शामिल ना की जाए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो भी इदारा ये कर रहा है काम क्यों कर रहा है, और इस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुकी है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का एक केस था, 7 रुकनी बेंच था, उसने कहा था कि किसी भी शहरी, किसी भी वजीर आज़म की इस तरह की फ़ोन टेप करना खुफिया तरीके से गैर कानूनी है। ये 1998 का एक फैसला है। हाँ, लेकिन गुल साहब, आई विश के इमरान खान साहब भी ये कहते ना, इमरान खान साहब तो खुद इंडोर्स करते थे बीइंग प्राइम मिनिस्टर कि ये ठीक कर रही है अगर मेरी एजेंसियां मेरे फोन टैप करती हैं। नहीं, देखिए उन्होंने अगर गलत काम किया था, अब इसका मतलब नहीं है कि यहाँ भी गलत काम पर नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि खान साहब भी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो काश वो भी ये इंडोर्स करके जाते। उस वक्त तो सब अच्छा की गर्दान थी ना, तो सब अच्छा ही लग रहा था। देखिए जी, इमरान खान तो बहुत बुरा इंसान है ना, वो तो बहुत ही नकोता अंदेश इंसान है, लेकिन हमारे पास अभी तो माशाल्लाह बहुत बड़े ज़हीन जय्यद उलमा बैठे हुए हैं, सियासतदान बैठे हुए हैं, वो ये कवर नहीं ले सकते कि इमरान खान ने गलत किया था लिहाजा ये सही है। इसलिए कि अभी इन्होंने जो अमेरिकी सेनेटर की कॉल पब्लिक कर दी है चोरी करके, ये इसका शख्साना इनको अभी भुगतना पड़ेगा पब्लिक में, अमेरिकी सेनेट में, अमेरिकी कांग्रेस में। ये जो हमारे मुल्क में जो बहस चल रही है ना कि उन्होंने भी गलत किया था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तो यार रैशनल का, अक्लमंदी का तकाजा ये होता है कि माजी के जो गलत काम है उनको ना दोहराया जाए। लेकिन अगर आपने जाहिर है किसी से सिर्फ इंतकाम लेना है, चाहे इमरान खान ने लिया था इंतकाम, चाहे ये ले रहे हैं इंतकाम या इससे पहले था, ये इंतहाई मनफी रवैया है। इसी वजह से असल कुछ खबरें ये भी है कि शायद वो उनके जो अमेरिकन सेनेटर है उनके अपने व्हाट्सएप से ही कॉल हुई नहीं है, किसी पाकिस्तानी के व्हाट्सएप से उनसे बात हुई है, ऐसी भी खबरें हैं। बहरहाल आप ठीक कह रहे हैं कि किसी की प्राइवेसी किसी भी किस्म की, जी ठीक है, नहीं, हमें डाइल्यूट नहीं करना चाहिए डिस्कशन को। जिस मर्जी से कॉल हुई हो, जिस मर्जी के नंबर से हुई हो, कॉल तो हुई है ना दरमियान में, उसका कंटेंट तो है ना, लिहाजा हमें उस पर फोकस करना चाहिए। इस तरह हमें इस पे भी फोकस करना पड़ेगा कि काजी फैज ईसा की मनी ट्रेल क्या थी, उन्होंने कैसे वो लंदन में असासे खरीदे थे, और ये कि जो कॉल्स होती हैं ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका नुक्ता नज़र पहुंचा। सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूदा सियासी और जो कानूनी मामलात चल रहे हैं इसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र हमारे सामने रख रहे थे, आपने सुना, आगाह करते रहेंगे आपको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। फैशन और फन में फैशन तो हम आपको दिखाते रहते हैं, फन एलिमेंट कभी कभी थोड़ा कम होता है। आज हमने कुछ फन एलिमेंट आपके लिए अरेंज किया है। आज निम्रा स्केटिंग कर रही हैं, कहाँ कर रही हैं और कैसे कर रही हैं, दिखाते हैं आपको। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट इमरान नासिर और आज हम जानेंगे एक ऐसे क्रेज़ के बारे में जो पाकिस्तानी यूथ में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मैं बात कर रही हूं स्केटिंग की। आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के पहले स्केट पार्क में और यहां हम उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के इस खेल को नेशनल लेवल तक मनवाया है। सो लेट द फन बिगिन। अच्छा, तो अभी मैं मौजूद हूँ स्केट पाकिस्तान के कोर मेंबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकान। अच्छा इकान, मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे करनी है, आप मुझे बेसिक स्टेप्स सिखाएंगे? हाँ श्योर। सबसे पहले आप इसको सामने रखें अपने और देखें कि आप कौन सा पैर जो है कंफर्टेबल रखते हैं, ऊपर रखना, राइट? ओके, तब आप इसको अपने राइट पे रखेंगी और इन दो नट्स के जो पैनल्स है ना, इसके बीच में अपना फ्रंट फुट रख के, जो कि राइट है, उसको फॉरवर्ड और बैक रोल आउट करें ताकि आपको एक फील आए कि कितना तेज जाएगा, कितना स्मूथ है जमीन इसके अगेंस्ट। ओके, अब इसको फॉरवर्ड बैक रोल करके अपनी एडी जो है ना उसको ऊपर रखें, टोज को जमीन पे रखें ताकि बोर्ड आगे ना जाए, फिर उतर। ठीक है, गुड। अगला स्टेप ये है कि आप फॉरवर्ड बैक एडी ऊपर रख के इसके ऊपर थोड़ा सा वजन डालें, देखें कैसा फील कर रहे हैं और अपने टोज उठा लें ऊपर। हाँ, अब वापस नीचे और ऊपर जाएं। ओके, ठीक है। अगला स्टेप ये है कि आप फॉरवर्ड बैक करके हाँ जी, पूरा पैर जो है ना ऊपर रख लेंगे। ठीक है। कोशिश करें कि बोर्ड दर ही रहे आपको। हाँ, वेरी गुड। ओके, मगर ध्यान से उतरना आपने ना हमेशा बैक पैर पे है। जैसे अगर मैं जा रहा हूँ ना, मैं इस ही पैर पे उतरूंगा जो पीछे है। ओके। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं स्केटबोर्ड। और आप? मैं भी स्केटबोर्ड। स्केटबोर्ड करते हो, तो कब से कर रहे हो?
मैं रमजान से पहले। कितने साल के हो आप? मैं 11। अच्छा आप लोग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक। क्या करते हो आप लोग? स्केटिंग। अच्छा आपके अब्बू क्या करते हैं? मेरे अब्बू मिस्त्री हैं। आपके? मेरे पापा कुक। तो ये स्केटबोर्ड कहाँ से लिया? ये मेरे हमजा भाई ने, शान भाई ने। अच्छा और आप लोगों को? हमें भी शान भाई ने। और आपने? आपको भी इन्होंने दिया। तो कैसा लगता है? फ्री के मिल गए आप लोगों को स्केटबोर्ड, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगते हैं? शान भाई कैसे हैं और बाकी सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं। सब आप लोग से सब अच्छे हैं? Yes. बहुत मजा आ रहा है फिर यहाँ पे। इस वक्त मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने स्केटबोर्डिंग को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शेहान हसन। अच्छा शेहान, मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं बहुत इंप्रेस हुई हूँ ये जगह देख के और पाकिस्तान में स्केटबोर्डिंग में पहली दफ़ा देख रही हूँ। सो हाउ डिड यू कम अप विद दिस आइडिया? मैं बचपन में अबू धाबी में रहता था, वहाँ पे मैंने स्केटबोर्डिंग सीखी थी। तो जब मैं पाकिस्तान आया 18 साल की उम्र में, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, तो फिर आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस इट हियर। तो पहले तो मैंने उस वक्त फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप शुरू किया था, जिससे जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ स्टार्ट करने में, उनको कनेक्ट किया, उनको गाइडेंस दी। तो 2-3 साल पहले जब यहाँ पे एक बिगिनर लेवल के स्केटबोर्ड मिलना शुरू हुए हैं, तो फिर जो है ये कम्युनिटी जो है ना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई है। तो बेसिकली किस एज ग्रुप के लोग आते हैं? आपके यहाँ पे अलाउड किस एज ग्रुप के लोग हैं? यहाँ पे हर एज के बंदा आ सकता है, फ्रॉम 5 to 6 years टू स्टार्ट विद। इसकी फीस भी है कोई? नहीं, ये जो स्केट पार्क है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। वी आर एबल टू डू दिस बिकॉज हमारे कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं जो हमें ये डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, स्केट बोर्ड्स डोनेट भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैंने किसी दुकान के ऊपर नहीं देखी है ये चीज़। तो ये स्केटबोर्ड्स आते कहाँ से? सारे बाहर से आते हैं? जी, अभी पाकिस्तान में कोई नहीं बनते। जो बनते हैं वो खिलौने होते हैं, वो जब आप करना शुरू करते हो तो फ़ौरन टूट जाते हैं। अच्छा, जो आपकी स्केटबोर्डिंग है किस लेवल की है? बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान की जो स्केटबोर्डिंग है वो ओलंपिक्स में जा रही है नेक्स्ट ईयर। हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें हेल्प करती है, उसमें ओलंपिक कोचेस भी इन्वॉल्व हैं। तो अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं, और हमारे पास ओलंपिक से इनविटेशन है कि नेक्स्ट ईयर हम वाइल्ड कार्ड एंट्री के ज़रिए उधर जा सकें। तो फिर आप जा रहे हैं? कोई प्लान्स आपके? अगर हमें सपोर्ट मिले यहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट से, तो ज़रूर जाएंगे। आई वुड लव टू सी यू गाइज इन ओलंपिक्स इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अर्शिया। अच्छा अर्शिया, मैं आपको देख रही थी और आप बहुत छोटी सी एज के अंदर यहाँ पे स्केटिंग कर रही हैं, तो आप कब से यहाँ पे हैं? मैंने लास्ट ईयर सितंबर में ज्वाइन किया था। अच्छा, तो बीइंग अ स्केटर इन पाकिस्तान आपको कौन कौन से हर्डल्स फेस करने को मिल रही हैं? देयर आर डिफरेंट प्लेसेस जहाँ मुझे एंटर नहीं होने दिया जाता। यूनिवर्सिटी में मुझे अलाउ नहीं है स्केटबोर्ड लेकर जाना। मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया बात करनी, उन्होंने नहीं किया अभी भी। मॉल्स में नहीं लेकर जा सकती मैं बोर्ड अपना। अच्छा, मॉल्स में भी अलाउड नहीं? इस वजह से मसला होता है क्योंकि एक तरह से ही मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो मुझे रखना पड़ता है अपने पास। अच्छा, तो स्केटबोर्ड तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो आपने अपनी पॉकेट मनी से लिया था ये? नहीं, मेरा बोर्ड मैंने अपने दोस्त से लिया था और उसने ये 13,000 का लिया था। ओह, 13,000 तो बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंसिव का यही मसला है कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने स्केटिंग करनी है, सीखनी है, पर वो बोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आई थिंक पीपल शुड स्पॉन्सर दिस एज वेल, लाइक अदर स्पोर्ट्स, एंड इट शुड गेट मोर एक्सपोर्ट। मुझे आज यहाँ पे बहुत मज़ा आया। मुझे स्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है अब मैं बिगिनर लेवल तक तो सीख ही चुकी हूँ और अब मैं यहाँ हर रोज़ आने वाली हूँ। आई रियली होप मैं इनको नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स में देखूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करते देखूँ। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में सेगमेंट्स की जानिब और अगला जो हमारा फॉर्मेट उसकी जानिब हम बढ़े, आपको जरा इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन अपडेट लेके देते हैं, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट दिन है इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका कॉन्वॉय आप देख सकते हैं इस हेडिंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद। अब से कुछ देर पहले जमान पार्क से रवाना हुए थे और इस वक्त इस्लामाबाद जा रहे हैं, और जाने से पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं कि आज 80% इम्कान है कि मैं गिरफ्तार किया जा सकता हूँ। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, मुसलसल इस बारे में हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं, तो जरा साकिब से इसी हवाले से हम जानते हैं। साकिब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, चूंकि इमरान खान साहब ने आज पेश भी होने हैं, उस हवाले से क्या इंतजाम हैं? जी, इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में जुडिशल कम्प्लेक्स वाक़या है, उसके बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में इमरान खान के खिलाफ 8 मुकदमात हैं,
जिन पे उन्होंने ज़मानत करवा रखी है और आज उनकी अबूरी ज़मानत आज तक है और आज अदालत ने उस पर हतमी दलाइल तलब कर रखे हैं। यहाँ पे जो जुडिशल कम्प्लेक्स है इसके अंदर और उसके बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, FC के एहलकार जो है वो तैनात हैं और खारदार तारे लगाकर इसको बंद किया गया है। कुछ रेंजर्स के एहलकार भी अभी हमें जो जुडिशल कम्प्लेक्स के मेन गेट के बाहर जो है वो नज़र आ रहे हैं। आज की सबसे अहम बात यह है कि आज कारकुनान बिल्कुल कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। दूर दूर तक जो है वो कारकुनान को हमने देखा कि इससे कबल जितनी भी पेशियां यहाँ पे होती रही हैं, इमरान खान की कारकुनान नज़र भी आते रहे हैं और कारकुनान के आने की वजह से ही यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे मुकदमात हुए। आज के जो केसेस हैं 8, उनमें तकरीबन 7 वो मुकदमात हैं जो इमरान खान की जो 18 मार्च और 28 फरवरी की जो 2 पेशियां थी उनके दरमियान जो है वो दर्ज हुए थे और उसमें इमरान खान को भी नामजद किया गया था। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे समाअत होगी। आज के 8 मुकदमात में अदालत ने हतमी दलाइल तलब कर रखे हैं। जो थोड़ी देर पहले समाअत हुई तो इमरान खान के वकला की जानिब से बताया गया कि जो इमरान खान थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तफ्तीशी अफसर जो हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी भी केस में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इसी जुडिशल कम्प्लेक्स में दूसरी खबर आज की बड़ी ये है कि अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जो एहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी जानिब से जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी क्योंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से आज 23 मई तक जमानत करवा रखी है, हिफाजती जमानत, और उनकी जमानत आज खत्म हो जाएगी और यहाँ पे वो इंटरम बेल अबूरी जमानत जो है वो उसकी दरखास्त दायर करेंगे। इमरान खान इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान ने 31 मई तक जो है वो जमानत करवा रखी है। 31 मई तक अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सकते। इसके अलावा इमरान खान ने जो शुबा जाहिर किया था कि क्या इमरान खान आज जो है वो उनको ये खदशा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बज़ाहिर जितने भी केसेस हैं इमरान खान के यहाँ पे वो प्रोटेक्शन पे हैं, उनको बज़ाहिर ज़ाहिरन जितने भी केसेस हैं उनमें किसी केस में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि 9 मई के बाद इमरान खान जिन दिनों हिरासत में थे उन पर जो मुकदमात हुए उनमें भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तहम MPO का एक ऑप्शन मौजूद है। MPO में PTI के बहुत सारे रहनुमा लीडर्स जो हैं वो MPO के तहत गिरफ्तार किए गए और MPO का एक ऑप्शन खुला है कि MPO के तहत इमरान खान को पुलिस जो है वो हिरासत में ले सकती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि चंद मिनट के बाद इमरान खान यहाँ पहुंचेंगे जुडिशल कम्प्लेक्स और यहाँ पे उनके 8 मुकदमात की जो है वो समाअत होनी है। साकिब, मुख्तसरन, कारकुन तो कोई नहीं है, क्या PTI की कोई लीडरशिप भी नहीं है किसी भी टीयर की यहाँ पे इमरान खान के लिए? यहाँ पे ना लीडरशिप है ना कारकुनान है, सिर्फ PTI के जो वकला हैं वो मौजूद हैं। उन वकला में से भी कोई सीनियर वकला अभी तक जो है वो ख्वाजा हारिस पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बैरिस्टर गोहर हैं, अली बुखारी हैं, जी ये लोग मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब के अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज इमरान खान साहब की पेशी है, उस हवाले से इंतजाम किया है। सिक्योरिटी की भी बहुत सख्त है। जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं और एक्सरसाइज थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। उसके लिए खुशी हमारे साथ मौजूद है। जी खुशी। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू इमरान। सो आज मैं एब वर्कआउट करवाऊंगी। आई नो एवरीबडी लव्स टू डू एब वर्कआउट। सो गाइस 4 to 5 एक्सरसाइज होंगी। वी हैव टू गो ऑन द फ्लोर। सो गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज हम लेग्स ऊपर करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही तो आप नीचे भी कर सकते हैं, पैरेलल टू योर नीज, ठीक है। और रीच आउट फॉर योर टोज और हील्स। 15 reps and breathe out when you lift up. उसके बाद guys you need to do flutter kicks, leg straight and head down, breathe out, alternate leg raises. And अगर बहुत difficult है then you can do alternate. Guys, hand under your back and hips, slightly above the hips and on your back. उसके बाद pull the knees towards the chest, reverse crunches and extend them forward. Breathe out when you pull, breathe in when you extend. Head down कर सकते हैं guys. If you want to engage your upper abs तो थोड़ा सा shoulder neck को उठा लें. Easy way यही है कि आप head को floor पे रखें. अगर easy नहीं लग रहा floor पे रखें and then down. And then pull and then on the floor. This is the easier way, the modification. उसके बाद guys हम करेंगे plank hip dips. स्टमक टाइट रखेंगे, हिप को साइड टू साइड आपने डिप करना है। मेक श्योर योर स्टमक इज इन, हिप्स आर इन। अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप चेयर पे भी कर सकते हैं, किसी एलिवेटेड प्लेस पे भी कर सकते हैं।
बोथ ऑफ द ऑल 4 एक्सरसाइजेस को आप 15 to 30 टाइम रिपीट करेंगे एंड 3 to 4 राउंड्स करने हैं गाइस। आपको बर्न फील होगा आपके एब्स पे एंड साइड ऑब्लिक्स पे। सो गाइस डू ट्राई दीज एक्सरसाइज एट होम। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच खुशी। सुबह सुबह खुशी ने आपको एक्सरसाइज करा दी। ऐसे खुशी इतनी मुश्किल कभी कभी एक्सरसाइज बताती है ना, देख के बंदे एक्सरसाइज से सब एक जैसी होती है, नहीं, मुश्किल मुश्किल आसानी होती होती है। अच्छा चले सही है, ब्रेक लें जी, ब्रेक के बाद फिर हम यही बातें करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब हम आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट खला के उस पार, और देखते हैं वकार अहमद मलिक आज हमें क्या इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। और खला के उस पार में हमने डिस्कस किया मरकरी को, हमने डिस्कस किया और बहुत तफसीली डिस्कस किया था वीनस को, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा घर आता है, होम स्वीट होम आता है। और इस सिलसिले में हमें खला के उस पार जाने की ज़रूरत तो नहीं है, बल्कि हम यूँ समझते हैं कि हम खला के उस पार ही जाते हैं और खला के उस पार जाके अपने इस होम स्वीट होम को, अपने इस घर को देखते हैं। ये जो घर है ये सूरज से इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तकरीबन 14.7 या आप यूँ समझिए कि 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है, जबकि इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। और ये जो इसके दरमियान में फ़र्क है ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब हम दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं तो ये कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है डिस्टेंस का, और शुक्र करें कि ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ज़मीन और सूरज के माबैन जो फासला है उसको अगर हम आज के दिन देखें तो आज के दिन तकरीबन इसका फासला जो है वो 15 करोड़ किलोमीटर, या यूँ समझिए कि 15 करोड़ 14,28,536 किलोमीटर का फासला इस वक्त है। और अगर आप प्रिसाइसली देखना चाहते हैं कि सूरज और ज़मीन का फासला ऑन एनी गिवन मोमेंट, ये जब आप चाहें कि इस वक्त कितना फासला है, तो इसके लिए नासा की वेबसाइट है। नासा की वेबसाइट में सोलर सिस्टम जो है उसमें जब आप जाएंगे और फिर प्लैनेट्स में जाएंगे, तो जब आप अर्थ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये रन टाइम पे एक्चुअली लाइव आपको इल्म होगा कि हमारा जो फासला इस वक्त सूरज के साथ है वो कितना है। और इसी तरह उसी मुनासबत से कि जितना वो फासला होगा, जनरली हम आपको पता है कि कहते हैं कि 8 मिनट लगते हैं लाइट को सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में, लेकिन इसमें एक वेरिएशन है। और ये जो वेरिएशन है ये इस वजह से है क्योंकि फासले में वेरिएशन है। ज़मीन और सूरज का जो फासला है वो मैक्सिमम और मिनिमम की वजह से लाइट के पहुंचने में भी ऑफ कोर्स फ़र्क होगा। सो आज कल सूरज की रोशनी एग्जैक्ट कितने मिनट में यहाँ पहुँच रही है और कितने सेकंड में पहुँच रही है, ये जानने के लिए भी आपको नासा की वेबसाइट पे अर्थ को जाके देखना होगा, और ये तमाम मालूमात आपको मिल जाएंगी। आज कल रोशनी जो है वो 8.41 मिनट्स लेती है सूरज से ज़मीन पर पहुँचने के लिए। अर्थ को अगर हम इस हवाले से देखें कि जो 4 प्लैनेट्स हैं, रॉकी प्लैनेट्स, जो कि सूरज के नज़दीक तरीन है, वो मरकरी है, वो वीनस है, वो अर्थ है, वो मार्स है। तो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इसमें ज़मीन सबसे बड़ी है, और पूरे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें 5th लार्जेस्ट है, पाँचवां बड़ा सैयारा है। और इस 5वें बड़े सैयारे को हम जब अर्थ कहते हैं तो एग्जैक्टली ये नाम कहाँ से आया है, क्योंकि अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम की जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका नाम यूनानियों ने रखा, और क्योंकि यूनानियों ने रखा तो उन्होंने अपने किसी देवताओं के हवाले से या गॉड्स के हवाले से वो नाम किसी भी प्लैनेट को दिया। अर्थ का नाम जो है वो किसी भी ग्रीक गॉड पे नहीं है, बल्कि अर्थ का जो नाम, ये जो नाम अर्थ है, ये तकरीबन इसकी तारीख कोई 1000 साल पुरानी है, और ये जर्मैनिक वर्ड है, और इसका मतलब आप यूँ समझिए कि सतह ज़मीन या द ग्राउंड कह लें, ग्राउंड, इसका मतलब ये है द ग्राउंड। अर्थ का मुताला करने के लिए, ज़मीन का मुताला करने के लिए, और अमूमी तौर पे यानी शमसी निज़ाम का मुताला करने के लिए जब भी आप नासा की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी, आइज़ ऑन द सोलर सिस्टम। आइज़ ऑन द सोलर सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी जितनी भी प्रोब्स इस वक्त सोलर सिस्टम में काम कर रही हैं, जितनी भी मशीनें काम कर रही हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, इन तमाम की मैपिंग इस वक्त इनकी लोकेशन किस जगह पे है, अर्थ के इर्द गिर्द कितने हैं, मुख्तलिफ जगहों पे। यानी अगर आप जैसे ही जूम आउट करेंगे सोलर सिस्टम, ज़मीन से जूम आउट करेंगे, तो जूम आउट करने के बाद आपको मालूम होगा कि वॉयेजर 1 किस जगह है, उसकी पोजीशन क्या है, वॉयेजर 2 की पोजीशन क्या है, पायनियर 1 की, पायनियर 10 और पायनियर 11 की पोजीशन क्या है। इन तमाम की ना सिर्फ आपको पोजीशन समझ आएगी,
बल्कि एक शक्ल जो है बहुत वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी कि सोलर सिस्टम में ये जो प्रोब्स हैं ये किस तरह सफ़र कर रहे हैं। आपको मालूम है कि वायेजर 1 जो है वो इस वक्त तकरीबन 23 अरब किलोमीटर के फासले पर है और वायेजर 2 जो है वो तकरीबन 19 अरब किलोमीटर के फासले पर है। ये फासला कितना ज़्यादा है? आपको मालूम है कि रोशनी किस रफ्तार से सफ़र करती है। अगर रोशनी की रफ्तार को जहन में रखें तो अगर वायेजर 2 से रोशनी ज़मीन तक आए तो उसको 18 घंटे लग सकते हैं रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए। जस्ट इमेजिन कि वायेजर 1 और वायेजर 2 जो है उनकी डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। जब आप इसी सोलर सिस्टम को जूम इन करेंगे ज़मीन की जानिब तो ज़मीन के गिर्द कौन सी प्रोब्स हैं, कौन से सैटेलाइट्स हैं, वो चाहे हबल टेलीस्कोप है, चाहे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाहे वो स्वाट है, तमाम का आपको एक मैपिंग मिल जाएगी, एक पूरा नक्शा मिल जाएगा जो अर्थ का मुताला करने के लिए और कायनात का मुताला करने के लिए जो मुख्तलिफ सैटेलाइट्स और जो प्रोब्स वगैरह सफ़र कर रही हैं। अब हम बात करेंगे अर्थ या ज़मीन के साइज़ की, यानी ज़मीन के साइज़ के हवाले से ये मुताला इसलिए दिलचस्प हो सकता है कि हमारी जो निसाबी कुतब हैं उसमें स्केल के हिसाब से आपको कभी भी शमसी निज़ाम नहीं पढ़ाया जाता। आपको मालूम है कि एक सूरज होता है, उसके साथ मरकरी दिखाया जाता है, उसके साथ वीनस दिखाया जाता है, अर्थ दिखाई जाती है। एक्चुअली ये स्केल नहीं है। जो स्केल है वो बहुत मज़े का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ज़मीन जो है वो सूरज के मुकाबले में कितनी है। इससे एक तस्वीर में आप देखिए, ये जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है और आप स्केल आप हुजम चेक कीजिए कि सन का हुजम क्या है। इसको बहुत और अंदाज से भी आप सोच सकते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम को अगर इकट्ठा किया जाए, यानी पूरे सोलर सिस्टम से मुराद ये है कि ऊट क्लाउड भी है, उसमें तमाम प्लैनेट्स भी हैं, उसमें तमाम मून्स भी हैं जिनकी तादाद 700 से अबव है, उसके बाद इटसेल्फ सन ऑफ कोर्स, और इन तमाम को अगर इकट्ठा किया जाए और इनको अगर हम 100 तस्वुर कर लें कि ये तमाम जो मैस है ये 100 है, तो इसमें से 99.86% सिर्फ सूरज है। उसके बाद 0.14% में भी बहुत बड़ी बड़ी बलाएँ हैं, 0.14% में जुपिटर है, सैटर्न है। इमेजिन के अर्थ का साइज़ क्या होगा। तो अर्थ के साइज़ को सन से कंपैरिजन जब आप करते हैं तो जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है तकरीबन ये शक्ल होती है। चांदों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे अर्थ जो है, ये हमारी ज़मीन जो है, ये वाहिद प्लैनेट है जिसका एक चांद है। और आपको पता है कि मार्स जो है उसके 2 चांद हैं। उसके बाद अगर आप आगे चले जाएं, जिस तरह टोटल मून्स को अगर आप देखें या तमाम चांदों को देखें तो वो 730 है, उनका नंबर जो है इतना बनता है। फिर उसके बाद सिर्फ जुपिटर जो है उसके 94 मून्स हैं। और फिर आप सैटर्न की तरफ जाते हैं तो सैटर्न के 124 या 124 मून्स हैं। तो ये जो चांद हैं इसमें जो ज़मीन का चांद है ये कमाल चांद है। यानी अगर आप गूगल कीजिए या किसी टाइम हम खुद भी बात करेंगे कि अगर चांद न होता तो क्या होता, ज़मीन वॉबल कर रही होती। इस वक्त जो 23 डिग्री टिल्ट पे ज़मीन का वॉबल ना करना है और बड़ी एक स्मूथ मूवमेंट है अपने ऑर्बिट के गिर्द भी, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये चांद के साथ जुड़ी हुई। सो अगर चांद ना होता तो आई थिंक कि नेशनल जियोग्राफिक या वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी जो बहुत तफसील से इस बात को बताएंगी और आपको ये सीखने का मौका फराहम करेंगी कि अगर चांद ना होता तो क्या होता। अब हम बात करेंगे इनर कोर के हवाले से। जो ज़मीन की इनर कोर है वो एक बड़ा सॉलिड स्फीयर है जो कि आयरन और निकल जो मेटल्स हैं उनसे बना हुआ है, और इसका जो रेडियस है वो 1221 किलोमीटर है। और इस इनर कोर के बाहर जो है वो आउटर कोर आती है, और आउटर कोर जो है ये तकरीबन 2300 किलोमीटर है। और उसके बाद ये जो आउटर कोर है, यानी इनर कोर और इनर कोर, आउटर कोर के बाद और क्रस्ट, यानी जिसके ऊपर हम रहते हैं, इस क्रस्ट और आउटर कोर के दरमियान में जो लेयर है वो थिकेस्ट है, सबसे थिकेस्ट लेयर है 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर की थिकनेस है। और उस 2900 किलोमीटर के बाद फिर क्रस्ट आता है, और क्रस्ट जो है इसकी जो एवरेज है विड्थ वो तकरीबन 30 किलोमीटर है, लेकिन इसको एवरेज कहा जा सकता है। अदरवाइज़ जो समंदर के जो डीप सीज़ हैं, बहुत ही जो गहरे समंदर हैं, उनकी जो सरफेस है नीचे, सबसे नीचे, वहाँ से 5 किलोमीटर का भी ये क्रस्ट है। जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है, जो कि सबसे अमेजिंग चीज़ है पूरे सोलर सिस्टम में, जो एक गिलाफ है ज़मीन के गिर्द, कमाल चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत। ना सिर्फ ये कि बैरूनी चीज़ों को, शौब साकिब को और इस तरह की चीज़ों
से ज़मीन को महफूज रखता है, बल्कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो एक आइडियल टेम्परेचर है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इसी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये कुछ 78% जो है वो नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है, 21% ऑक्सीजन पे है और 1% जो है वो अदर गैसेज हैं। सो अगर हम ज़मीन का मुताला करना चाहें तो उसकी इतनी जहतें हैं, क्योंकि हम उसमें रहते हैं। इसकी एक सिर्फ जहत जो है, इस पे आपको आप समझ सकते हैं पे घंटों घंटों गुफ्तगू हो सकती है, वो लाइफ है। कि एक ऐसा प्लेनेट जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है 3.8 यानी तकरीबन 3 अरब 80 करोड़ साल पहले एक ऐसा माहौल, ऐसा माफिक माहौल बना जिसने यहाँ पे ज़िंदगी की इब्तिदा की। और उस ज़िंदगी का मुताला इट्सेल्फ जो है वो बहुत ही कम्प्लेक्स है। सो ज़मीन से जुड़ी हुई इस प्लेनेट, इस सैयारे से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ किसी भी जहत को आप देखेंगे तो यकीनन बहुत कम्प्लेक्स है। अर्थ के वाले से जो जनरल मालूमात हैं वो ज़रूर आप नासा की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। और मेरी गुजारिश ये होगी कि वहाँ पे क्लाइमेट के हवाले से ज़रूर देखिए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से नासा की वेबसाइट को ज़रूर देखिए, क्योंकि नाम चॉम्स्की के बकौल न्यूक्लियर से भी ज़्यादा इस वक्त हमें ख़तरा क्लाइमेट चेंज से है। तो खला के उस पार के हवाले से ये जो हमारा सेगमेंट है, इसमें हम खला के उस पार गए और अपनी इस ब्लू प्लैनेट, इस खूबसूरत प्लैनेट को हमने देखा और गो कि हमने बहुत ही ताराना नज़र लगाई। लेकिन अगर आप तफसील से देखना चाहते हैं तो इसके हवाले से बहुत सारा मवाद आपको यूट्यूब और नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज़ की जो वेबसाइट्स हैं उनसे मिल जाएगा। देखते रहिए खला के उस पार। आगे बढ़ेंगे और अब हमने सुबह भी बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात की थी और क्लाइमेट चेंज को हम डिस्कस कर रहे थे। मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया को जहाँ अपने लपेट में लिए हुए हैं, इसमें इंसान हो, चरिंद परिंद हो, फसलें हों, शदीद मुतासिर है। फलों के बादशाह आपको पता है आम का सीज़न चल रहा है। पाकिस्तान में आम की जो फसल है उसको गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स के जो पेटर इन चीफ हैं वहीद अहमद साहब, उनके मुताबिक जो क्लाइमेट चेंज है इसके इम्पैक्ट की वजह से जो पैदावार है 20% कमी से 14,40,000 मीट्रिक टन तक महदूद रहेगी। और रवा सीज़न आम की जो एक्सपोर्ट का हदफ है उसमें भी 1,25,000 मीट्रिक टन मुकर्रर किया गया है। और आम की जो एक्सपोर्ट है 20 मई से शुरू हो गई है, जिससे पाकिस्तान को ओवरऑल अगर हम बात करें तो $10 करोड़ का ज़र मुबादला हासिल होगा। आई थिंक ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री ये एक्सपोर्ट हो सकती है। मौसमियाती असरात की वजह से जो पैदावार कम हुई है, इसके साथ बागात में बीमारियों से जो मुकाबला करने की सलाहियत है वो भी कम हुई है। और हमारे साथ वैसी जदीद टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है नहीं, हम यूज़ नहीं करते। हमारे साथ वहीद अहमद साहब हैं जो कि पेट्रन चीफ हैं फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन के। उनसे ज़रा इस इंतहाई अहम मसले पे बात करते हैं। वही थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो 20% कमी का खदशा हमने जाहिर किया है, क्या ये 20% तक ही महदूद रहेगा? और इसकी बुनियादी वजह क्या वो सैलाब की सूरत हाल है जो हमने फेस की, या फिर मौसमी तब्दीली है, बारिशों का साइकिल तब्दील हो जाना है, क्या है टेक्निकली बताइए। जी पहले तो शुक्रिया जी आप लोगों का कि आपने इनवाइट किया और किंग ऑफ फ्रूट्स जो शुरू हो चुका है 20 तारीख से। बात जो आपने की है सैलाब, देखें सैलाब भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है। अगर आप देखें पाकिस्तान में जो 2013 से जो है हमारे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ। अभी आप देखें कितनी स्पीड से ये चीज़ें क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और आप देखें खास कर मैं आपको आम के सीज़न की बात करूं कि जो सर्दियां हैं वो देर तक रही, तो गर्मियां देर को आई, उसकी वजह से ये सब इम्पैक्ट पड़ा है, चेंज आया। इसलिए कि मार्च के अंदर गर्मियां आना चाहिए, लू होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, मतलब कि आम के लिए बड़ा सिर्फ आम के लिए नहीं और भी फसलें जो एग्रीकल्चर में उसके ऊपर भी। अगर मैं कहूँ 2022 का जो साल गुजरा है हमारा, मैं कहूँगा हिस्ट्री का वर्स्ट साल गुजरा है फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर। वो किस तरीके से पिछले साल आम की क्रॉप 50% से ज़्यादा डैमेज हुई थी लास्ट ईयर, खजूर की 80% डैमेज हुई है, प्याज की और टमाटर की 90%, बनाना 45%, और आपके इसके अलावा और भी क्रॉप अमरूद जितनी भी वेजिटेबल्स थी जो फ्लड में भी ज़ाया हुई, वो चीज़ें जो हुई है सब ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। बात ये कि हमने कहा है कि जो जब ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज होता है तो पैटर्न चेंज होता है
जब पैटर्न चेंज मौसम का होता है तो फिर उसी तरह डिजीज का भी जो है हर चीज का पैटर्न चेंज होता है। तो हमें रिसर्च की जरूरत है। हमने ये भी कहा है कि ये रिसर्च बताएं किसानों को कि इस वक्त जो हमें ये कंटिन्यू जो आज आम की मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 साल से ही इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज, मगर किसी हुकूमत ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, इसलिए कि प्रोविंस की जिम्मेदारी है। इसलिए कि आप हमारा 29% जो है सिंध के अंदर है, 18 लाख टन जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें से शेयर 29% सिंध का है, 1% KP के का है और 70% पंजाब का है। हुकूमत का काम है कि ये किसान को बताए उनको क्या करना चाहिए। अभी अगर कोई डिजीज अच्छा, लेकिन एक हमारे वहीद साहब, ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, आप जैसे ये एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे एक हमेशा मेरा कंसर्न रहता है कि एक तरफ तो हुकूमत की चले जिम्मेदारी है कि वो आपको फैसिलिटेट करे, लेकिन ये जो वैल्यू एडिशन है, ये जो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करके उसकी जो सेलिंग है, जो उसकी बेहतर प्रेजेंटेशन है, ये तो एक्सपोर्टर के अपने ऊपर भी है ना कि वो उसके लिए काम करे। चले स्टोरेज हाउसेज हुकूमत का काम होगा, जो बड़े बड़े रिसोर्सेज लेके आना है, लेकिन हमने कितनी इनोवेशन पे काम किया। आई मीन हमारा जो प्रोड्यूसर है उसने भी तो सर वही एक टिपिकल अंदाज अपनाया हुआ है, और हमने भी तो उसमें कितना हमारी कितनी एफर्ट है कि हम अपनी फसलों को बेहतर करें, उसकी मार्केटिंग बेहतर करें, उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर करें, जो दुनिया करके बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है। देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। बात यह कि एज ए एक्सपोर्टर हमने 2015 से अपनी डेवलपमेंट शुरू की थी। 2000 से लेके हमने 3 सालों के अंदर कम से कम उस टाइम पे 3 अरब जो है रुपीस अपने एक्सपोर्टरों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। लेकिन जब आप वैल्यू एडिड की बात करते हैं ना, देखें सबसे पहला अगर मैं फ्रेश की बात करूं, वैल्यू एडिड तो हमारे यहाँ ड्राई मैंगो भी हो रहा है, मैंगो पल्प भी बन रहा है, चीजें भी हो रही, मगर ये बात याद रखें ज़हन में कि आम जब टूटता है ना, वहां से वैल्यू एडिड होता है। वैल्यू एडिड जब हार्वेस्टिंग गलत तरीके से होगा तो मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पाकिस्तान के दरख्त 40 फुट की हाइट है इसकी, और दुनिया में जो आम की जो हाइट होती है वो 8 फुट है कि आसानी से तोड़ा जाए। जब हम आम को पाकिस्तान में तोड़ते हैं, वो इंसान तो तोड़ नहीं सकता, वो फिर डंडे मारते हैं, इस तरीके से तोड़ते हैं, तो आपका लॉस तो वहाँ ही हो जाता है। देखें, इंटरनेशनल मार्केट में हम जैसा भी कहें मैंगो को, इंटरनेशनल मार्केट में जब आप जाते हैं तो अपीयरेंस सबसे पहले बिकता है, फिर टेस्ट बिकता है। जब शक्ल अच्छी होगी ना तो चीज उस वक्त अट्रैक्ट करती है, तो वो हार्वेस्टिंग से हो रही है। मगर माशाल्लाह हमने जो बातें की, हमने हुकूमत से लोगों को, एकेडमिया को इन्वॉल्व करके, और ये काम शुरू हो गया 3 साल से। जो मैं हाइट छोटी की बात कर रहा हूँ, हाई डेंसिटी की जो है ट्रीज मैंगो के, वो शुरू हो गया, मगर उसका टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ये अगले साल से कुछ फल देना शुरू करें। ठीक है, और वहीद साहब, क्या हम लोकल जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है इसमें फिर कीमतें ज्यादा एक्सपेक्ट करें अच्छे आम की पैदावार कम होने की वजह से? देखें जी, बात ये कि एक परसेप्शन होता है कि अच्छी चीज तो एक्सपोर्ट हो जाती है। मैं फिर ये भी क्लियर कर दूं, मगर आपका सवाल नहीं, मगर मैं जरूर इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मेरी एक्सपोर्ट 1,25,000 टन है और उसके पीछे 14 लाख जो टन है वो पड़ी हुई है, तो इसका मतलब सब खराब तो नहीं है ना। तो इसका मतलब कि अच्छा बुरा ABC तो होता है। देखिए, एक्सपोर्ट जब आप लेते हैं तो डॉलर आप हासिल करते हैं, तो आपको अच्छी चीज ही बेचनी पड़ती है इंटरनेशनल मार्केट में। इसलिए कि मैंगो ऐसी चीज है, पाकिस्तान का ब्रांड है। जौनसा मैंगो, सिडरी मैंगो इज द ब्रांड, पाकिस्तान को प्रेजेंट करता है। तो ये जाहिर बात है चीज अच्छी जाएगी। और देखें लोकल मार्केट में क्या होगा, इम्पैक्ट तो जाहिर बात ही आएगा। अभी सीजन स्टार्ट हुआ है, चले हमें इंशाल्लाह, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग, तो आपसे बात होती रही कि हमारा वक्त थोड़ा सा कम है। आपकी प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे हमसे बात की। वहीद साहब बात कर रही थी जो कि पेट्रन इन चीफ है वेजिटेबल एंड फूड जो एसोसिएशन है उसको लेकर, और वो जो टेक्निकलिटीज है इस पर भी हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक हम क्विकली लेते हैं एंड देन वी जॉइन यू बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। शो का वक्त खत्म हो गया, हम आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन जाते जाते देसी फूड में आपको मसाला वाला पे कुछ अच्छा सा खाना खिलाएंगे। आप देखें सेगमेंट, और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।